हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। इस वीडियो के अंदर हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं NDTL को समझना। NDTL समझने से पहले आपको समझना होगा कि एक बैंक की एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक बैंक की एसेट्स और लायबिलिटीज समझते हैं। सबसे पहले आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों पर अगर मेरी ओनरशिप है तो वो क्या कहलाएंगी, वो मेरी एसेट्स कहलाएंगी। और उसी पैसे को मैं किसी भी फॉर्म में किसी भी टाइप के अकाउंट में बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं तो तब भी उनके ऊपर ओनरशिप तो मेरी ही है, वो मेरी ही एसेट कहलाएंगी। लेकिन बैंक के लिए वो क्या बन जाएंगी, लायबिलिटी बन जाएंगी, क्योंकि बैंक को वो पैसा कभी ना कभी लौटाना होगा। बैंक को कभी ना कभी पैसा लौटाना होगा। तो सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर करना है एसेट्स का और लायबिलिटी का। कोई भी एक चीज दोनों हो सकती है, एसेट भी हो सकती है और लायबिलिटी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किसके लिए एसेट है और किसके लिए लायबिलिटी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर देते हैं। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का और वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा मुझे कभी ना कभी क्या करना है, लौटाना है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो पैसा क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगी। और वहीं पर बैंक के लिए वो पैसा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। वहीं पर बैंक के लिए पैसा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो यहां पर हम लायबिलिटी और एसेट का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। लायबिलिटी और एसेट किसको कहते हैं। मैं टाइप्स पर नहीं जा रहा कि करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लिक्विड एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। जस्ट मीनिंग की बात कर रहा हूं कि एसेट का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप है, भले ही प्रेजेंट में आपके पास पोजीशन ना हो, वो आपकी एसेट कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। एसेट इज द एवरीथिंग ऑन विच यू हैव ओनरशिप। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव प्रेजेंटली द पोजीशन। तो पोजीशन नहीं है तब भी आपकी क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। लायबिलिटी क्या होती है, दैट ऑब्लिगेशंस व्हिच यू हैव टू पे इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। तो वो क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। सपोज जैसे आपने अपने फ्रेंड से नोटबुक बोरो की, ठीक है, तो आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, और वही नोटबुक आपके फ्रेंड के लिए क्या है, एसेट है। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट को बैंकिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो बैंक जितनी भी पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे करंट अकाउंट हो, रिकरिंग अकाउंट हो, फिक्स्ड अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, ये इन सभी अकाउंट्स के अंदर बैंक ने क्या किया होगा, पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट की होंगी। ये सारी की सारी डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या रही होंगी, लायबिलिटी रहेंगी। और वहीं पर बैंक ने जितने भी प्रकार के लोन दिए हैं वो बैंक का पैसा है। जिसने लोन लिया उसका तो पैसा नहीं, उसके लिए तो लायबिलिटी है। तो बैंक के लिए वही पैसा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। बैंक के लिए वही पैसा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। सपोज बैंक जो पब्लिक है, पब्लिक ने जितनी भी डिपॉजिट्स की हैं बैंक के लिए वो क्या होती हैं, लायबिलिटी होती है, चाहे किसी भी अकाउंट के अंदर की हो। और बैंक ने जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब वो रिकवर हो या ना हो, वो बैंक के लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो एसेट इज एवरीथिंग ऑन विच यू हैव ओनरशिप, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव पोजेशन। दूसरा क्या है, लायबिलिटी, दैट ऑब्लिगेशंस व्हिच यू हैव टू पे इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, वो क्या कहलाएंगे, लायबिलिटी। तो एक बैंक के लिए, बैंक ने जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो बैंक के लिए सभी एसेट्स होते हैं। और बैंक ने जितनी भी पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट की है किसी भी प्रकार के अकाउंट में, बैंक के लिए वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब हम यहां पर पढ़ रहे थे NDTL, जिसके अंदर लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, एसेट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा। एसेट का कॉन्सेप्ट मैंने फ्री में आपको समझा दिया। तो NDTL स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये डिमांड लायबिलिटी क्या होती है और टाइम लायबिलिटी क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी कस्टमर एक बैंक के अंदर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन दो अकाउंट्स के अंदर कुछ भी पैसा डिपॉजिट करता है तो इनको कहा जाएगा कासा। और इनके अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट है, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा, एक बैंक को वो पैसा लौटाना होगा। बैंक को पैसा लौटाना होगा। तो बैंक के ऊपर ये ऐसी लायबिलिटी है कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को पैसा लौटाना होगा। दिन में, रात में, कभी भी आप स्कैन करते हो, पे करते हो ना, बैंक आपको कभी मना थोड़ी ना करता कि नहीं आज हमारे पास पैसे नहीं, आज नहीं आपको देंगे। तो
कासा के अंदर यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक के लिए वो लायबिलिटी होती है। तो वो किस प्रकार की लायबिलिटी होती है? वो डिमांड लायबिलिटी होती है, डिमांड लायबिलिटी। ठीक है। ऐसे ही रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा होता है वो बैंक के लिए राफा कहलाता है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, राफा। और ये जो पैसा होता है बैंक को ऑन डिमांड पे नहीं करना होता, ये पैसा कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट होता है, मिनिमम 7 डेज के बाद 10 ईयर तक कितने भी टाइम के लिए आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही इस पैसे को लौटाना होता है, इसीलिए बैंक इसको कहता है टाइम या टर्म लायबिलिटी, टाइम या टर्म लायबिलिटी। अब टाइम या टर्म लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी को अगर आप प्लस कर दोगे, डिमांड लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी को प्लस कर दोगे, और इसके अलावा और भी किसी प्रकार की डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, लाइक पब्लिक की ही, जैसे गोल्ड डिपॉजिट कर दिया, जैसे गोल्ड डिपॉजिट कर दिया, तो वो क्या आ जाएंगी? अदर लायबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन तीनों को हम प्लस कर दें, और साथ के साथ पब्लिक विड्रॉ भी तो करती रहती है, और पब्लिक का विड्रॉल अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NDTL आ जाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि एक बैंक के अंदर जितनी भी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, और वही क्या कहलाता है? मोटे तौर पर NDTL कहलाता है। और वो NDTL को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिमांड लायबिलिटी एंड टर्म लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी, टर्म लायबिलिटी प्लस अदर लायबिलिटीज को अगर हम प्लस कर दें, और जितना पैसा पब्लिक ने वापस निकाल, यानी कि बैंक ने जितना पैसा लौटा दिया है उस विड्रॉल को अगर हम माइनस कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे पास NDTL आ जाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आ जाएगी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे अगर मैं डिमांड लायबिलिटी और प्लस टर्म लायबिलिटी को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या बन गया? DLTL बन गया, DLTL बन गया भाई। अब बार बार ये लायबिलिटी शब्द रिपीट हो रहा है तो इसको कॉमन ले लूं तो DTL, भाई एक बार ही लिख दिया मैंने, जैसे मैथ के अंदर कॉमन ले लेते हो आप, तो डिमांड टाइम लायबिलिटी बन गया। अगर इसमें से मैं विड्रॉ कर दूं, इसमें से विड्रॉ माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा NDTL। ऐसे ये इक्वेशन बनाई गई है। तो हर एक बैंक हर 14 दिन के बाद ये चेक करता है कि मेरे पास पब्लिक ने कितना पैसा डिपॉजिट किया और मुझे कितना पैसा लौटाना है, यानी कि मेरे ऊपर पब्लिक का कितना बर्डन है, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो NDTL इज कैलकुलेटेड एवरी फोर्टनाइट। हर 14 दिन के बाद जो काम होता है उसको क्या कहा जाता है? फोर्टनाइट कहा जाता है। और फोर्टनाइट जब से स्टार्ट किया था वो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था, तो फ्राइडे लेकर चलते हैं हम बेस में कि हर 14 दिन के बाद जो फ्राइडे आता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। NDTL इज कैलकुलेटेड एंड रिपोर्टेड एवरी फोर्टनाइट फ्राइडे बाय बैंक्स। अब बैंक के ऊपर तो और भी लायबिलिटीज होंगी भाई, और किसी से भी ले रखा होगा, किसी दूसरे बैंक से ले रखा होगा, और RBI से ले रखा होगा, तो किसी दूसरे बैंक से लिया हुआ पैसा और RBI से जो पैसा लिया हुआ है उसको इस लायबिलिटी के अंदर ऐड नहीं करते हैं। बोरोइंग फ्रॉम द RBI आर एक्सक्लूडेड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग NDTL। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने हाईलाइट जो कर रखा है कि NDTL कैलकुलेट करते समय क्या RBI से जो बोरिंग की हैं उनको ऐड किया जाता है? नहीं, उनको ऐड नहीं किया जाता। यहां पर केवल पब्लिक बोरोइंग को ही देखा जाता है। अब जैसे मैंने यहां पर जिक्र किया था डिमांड लायबिलिटी एंड टर्म लायबिलिटी, तो डिमांड लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? जैसे मैंने मोटे तौर पर आपको एग्जांपल दे दिया था, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है वो टर्म डिपॉजिट का एग्जांपल बन जाएगा। और क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं तो वो एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझा रहा हूं। तो डिमांड लायबिलिटी क्या होती है? जो बैंक को कभी भी लौटानी पड़ सकती है, जिसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा। तो दीज लायबिलिटी आर दैट ए बैंक मस्ट पे अपॉन डिमांड बाय द डिपॉजिटर्स। एग्जांपल इसके अंदर क्या होगा? करंट अकाउंट के डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स और डिमांड ड्राफ्ट। कई बार आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करवाते हो ना, कोई फीस वगैरह पे करने के लिए,
तो बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट बना दिया। अब जिसको भी आपने डिमांड ड्राफ्ट दिया है वो कभी भी आ जाएगा अगले 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अगले 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी वो क्या करने आ जाएगा, उसकी पेमेंट लेने के लिए आ जाएगा। तो ये भी डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद चेक इशूड बाय बैंक, बैंक ने जो जो चेक इशू किए हैं यानी कि कस्टमर के जो चेक्स हैं उनका भी पैसा कभी भी डिमांड किया जा सकता है 3 महीनों के अंदर अंदर जब से वो चेक इशू किए गए हैं। तो वो भी किसका पार्ट होंगे, डिमांड लायबिलिटी का पार्ट होंगे। उसके बाद ऐसी कोई एफडी, ध्यान देना एफडी इधर आएगी, लेकिन ऐसी कोई एफडी जो मैच्योर हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 साल के लिए एफडी करवाई और 2 साल कंप्लीट हो गए, अब मैं बैंक से वो कभी भी पैसा लेने जा सकता हूं ना, अगर बैंक ने मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं किया है तो वो पैसा, तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। यहां पर ओवरड्यू का मतलब क्या है, जिसकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, जिसकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। यहां पर टाइम लायबिलिटी के अंदर देखते हैं टाइम लायबिलिटी के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं। तो टाइम लायबिलिटी क्या होती है, ऐसा पैसा जो बैंक को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल के बाद डिपॉजिट करना है, लौटाना है पब्लिक का। तो दीज लायबिलिटी आर दैट ए बैंक मस्ट पे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड नॉट ऑन डिमांड। इसके अंदर क्या शामिल होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट आप मनी मार्केट के अंदर पढ़ोगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट, ये सभी क्या होंगे, टर्म डिपॉजिट का पार्ट होंगे, टर्म डिपॉजिट का पार्ट होंगे। तो एनडीटीएल का मैंने बेसिक तौर पर आपको मीनिंग क्लियर किया है कि एनडीटीएल का मतलब क्या होता है। तो एनडीटीएल मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि बैंक के ऊपर जो लायबिलिटीज हैं, बैंक के ऊपर जो डिमांड और टर्म लायबिलिटीज हैं, उन्हीं को हम एनडीटीएल कहते हैं। कुल मिलाकर ऐसे समझो कि अगर मैं एक XYZ बैंक हूं और पब्लिक ने मिलकर 100 रुपीज मेरे पास डिपॉजिट किए हैं, तो 100 रुपीज प्रेजेंटली मेरे लिए क्या है, एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। एनडीटीएल की जरूरत कहां पर पड़ेगी, हमें सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट करने के लिए पड़ेगी। सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट करने के लिए बेस के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे एनडीटीएल का। तो इसलिए मैंने एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट यहां पर समझाया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सीआरआर और एसएलआर को एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पर समझने में आपको आसानी होगी, वहां पर मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो चलिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।